रात के ठीक 12 बजे पूरे गांव में शहनाइयों की आवाज़ गूंज रही थी। चौधरी हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। आज आरव और नंदिनी की शादी थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन हवेली के पुराने हिस्से में कोई और भी था जो इस शादी से खुश नहीं था। नंदिनी जब दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर आई तो उसकी नज़र आईने पर पड़ी। कुछ सेकंड के लिए उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। नीचे मंडप में पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक हल्की सी ठंडी हवा चली और मंडप की एक दिया बुझ गया। पंडित ने चौंक कर कहा, किसी अशुभ शक्ति की मौजूदगी है। सब हंस पड़े। किसी ने मजाक समझा, लेकिन नंदिनी का दिल जोर से धड़क रहा था। फेरे शुरू हुए। तीसरे फेरे के दौरान अचानक नंदिनी लड़खड़ा गई। उसकी आंखें पलट गईं और आवाज़ बदल गई, ये शादी नहीं होगी। सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आरव ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी ने उसे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वह दूर जा गिरा। उसकी आवाज़ अब भारी और अजनबी थी। इस हवेली में पहले भी एक दुल्हन आई थी और उसकी लाश यहीं से गई थी। हवेली के बुजुर्गों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। कहानी सच थी। 20 साल पहले इसी हवेली में आरव के चाचा की शादी हुई थी, लेकिन सुहागरात के दिन दुल्हन रहस्यमयी तरीके से मर गई थी। किसी ने उस राज को कभी नहीं खोला। नंदिनी अचानक हंसने लगी, एक डरावनी खोखली हंसी। उसने मुझे धोखा दिया था, अब मैं उसकी हर पीढ़ी की शादी तोड़ दूंगी। तभी हवेली की सारी लाइट्स एक साथ बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा, और फिर सीढ़ियों पर एक सफ़ेद साया दिखाई दिया। लाल जोड़े में एक और दुल्हन जिसका चेहरा जला हुआ था। मेहमान चीखते हुए बाहर भागने लगे। पंडित ने हवन कुंड में घी डाला और ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ने लगे। नंदिनी जमीन पर तड़प रही थी। अचानक वह सफ़ेद साया धीरे धीरे नंदिनी के पास आया और उसके शरीर में समा गया। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर नंदिनी बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया, सब कुछ शांत था। लाइट्स वापस आ चुकी थीं। पंडित ने कहा, अब खतरा टल गया है, लेकिन इस हवेली का इतिहास कभी नहीं बदलेगा। सबने राहत की सांस ली, लेकिन उसी रात जब नंदिनी और आरव अपने कमरे में गए, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। आईने पर खून से लिखा था, मैं अभी कहीं नहीं हूँ। और आईने में नंदिनी अकेली नहीं थी, उसके पीछे वही जली हुई दुल्हन खड़ी थी। अगली सुबह हवेली का कमरा अंदर से बंद मिला। दरवाज़ा तोड़ा गया। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ फर्श पर पड़ा था एक लाल चुन्नी जिस पर ताज़ा खून लगा था, और आईने में उभरा हुआ एक नाम, अगली दुल्हन। हवेली के उस कमरे को बंद हुए 3 महीने हो चुके थे। नंदिनी और आरव कभी नहीं मिले। गांव वालों ने मान लिया था कि दोनों भाग गए, या शायद कुछ और हो गया, लेकिन सच अभी भी हवेली की दीवारों में सांस ले रहा था। आरव की माँ सावित्री देवी हर रात एक ही सपना देखती थी, लाल जोड़े में एक जली हुई दुल्हन जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती और फुसफुसाती, अगली बारी। सावित्री देवी ने पंडितों को बुलाया, तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस कमरे में रात बिताने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक रात हवेली के बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से उतरी रिया, आरव की छोटी बहन जो विदेश में रहती थी। उसे भाई और भाभी के गायब होने की खबर मिली थी। वो सीधा उसी बंद कमरे के सामने पहुंची। ये सब अंधविश्वास है, उसने गुस्से में कहा। उसने दरवाजे की चाबी ली और अकेले अंदर चली गई। कमरा ठंडा था, जैसे अंदर कोई बर्फ की सांस ले रहा हो। आईना अब भी वहीं था, लेकिन इस बार आईने पर धूल नहीं थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे साफ किया हो। रिया ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। अचानक उसे पीछे से पायल की आवाज़ सुनाई दी, छन
छन छन। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं, लेकिन आईने में उसके पीछे एक धुंधली परछाई खड़ी थी। रिया ने डरते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? आईने में मौजूद जली हुई दुल्हन ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। सच, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के पुराने तहखाने से अचानक किसी के रोने की आवाज आने लगी। रिया ने हिम्मत जुटाई और नीचे तहखाने में गई। वहां दीवार के पीछे उसे एक पुराना संदूक मिला। संदूक खोलते ही उसमें एक शादी का एल्बम और खून से सना हुआ दुपट्टा मिला। एल्बम में 20 साल पुरानी दुल्हन की तस्वीर थी। उसका नाम था सिया। सिया, जिसे आरव के चाचा ने शादी के बाद मार डाला था। कारण? सिया को पता चल गया था कि चाचा पहले से शादीशुदा थे। उसकी हत्या को आत्महत्या बताकर दबा दिया गया। रिया की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें न्याय चाहिए, उसने फुसफुसाया। अचानक पीछे से ठंडी हवा चली। न्याय नहीं, बदला, रिया समझ गई। सिया की आत्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक उसका सच सबके सामने नहीं आएगा। अगले दिन पूरे गांव के सामने रिया ने तहखाने का राज खोल दिया। चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हवेली में पहली बार सन्नाटा शांति में बदला। उस रात रिया फिर उस कमरे में गई। आईने में अब कोई परछाई नहीं थी, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान और धीरे धीरे मिटता हुआ चेहरा। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगी, आईने पर फिर से खून उभर आया। इस बार लिखा था, एक राज और बाकी है। और अचानक आईने में दिखा आरव, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें भी पूरी काली थीं और उसके पीछे खड़ी थी नंदिनी। दोनों मुस्कुरा रहे थे। रिया पूरी रात सो नहीं पाई। आईने में उसने जो देखा था वो सपना नहीं था। आरव और नंदिनी जिंदा थे, लेकिन वो वैसे नहीं थे जैसे पहले थे। अगली सुबह रिया ने चुपचाप हवेली के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। उसे एक अजीब बात पता चली। 80 साल पहले जिस रात सिया मरी थी, उसी रात आरव का जन्म हुआ था। रिया के हाथ कांपने लगे। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? वो भागकर दादी के कमरे में गई। दादी अब तक चुप थी, लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। दादी, सच क्या है? दादी ने कांपती आवाज में कहा, उस रात सिया मरने से पहले श्राप देकर गई थी। उसने कहा था, जिस दिन मेरे खून का बदला पूरा होगा, उसी दिन तुम्हारी वंश की खुशियां खत्म होंगी। लेकिन बदला तो हो चुका, रिया बोली। दादी ने सिर हिलाया। नहीं, असली बदला अभी बाकी है। तभी हवेली के बाहर शहनाई की आवाज गूंजने लगी। रिया चौंक गई। बाहर कोई शादी नहीं थी, फिर ये शहनाई। रिया दौड़कर आंगन में पहुंची। पूरा आंगन लाल रोशनी में नहाया हुआ था। बीच में मंडप सजा था और उसमें बैठे थे आरव और नंदिनी, दोनों बिल्कुल शांत, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। भैया, रिया की आवाज कांप गई। आरव ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। आज हमारी असली शादी है। नंदिनी हंसी। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। रिया समझ गई, सिया की आत्मा ने सिर्फ बदला नहीं लिया था, उसने आरव को अपने श्राप का हिस्सा बना लिया था। आरव का जन्म सिया की मौत का परिणाम था। वो उसकी आत्मा का वाहक बन चुका था। और नंदिनी उसकी नई दुल्हन नहीं, बल्कि श्राप की नई कड़ी थी। मंडप की आग अपने आप भड़कने लगी। हवा में राख उड़ने लगी। रिया ने हिम्मत जुटाई। उसे याद आया, तहखाने में सिया की अधजली चिट्ठी थी। वो भागकर नीचे गई। चिट्ठी में लिखा था, अगर मेरा सच दुनिया जाने तो मेरी आत्मा मुक्त होगी,
लेकिन अगर मेरे खून से जन्मा कोई इस श्राप को आगे बढ़ाए तो उसे उसी आग में जलाना होगा जहां मैं जली थी। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब श्राप खत्म करने के लिए उसे अपने ही भाई को रोकना होगा। रिया वापस आंगन में पहुंची। आग अब तेज हो चुकी थी। आरव और नंदिनी फेरे ले रहे थे। हर फेरे के साथ हवेली की दीवारें दरक रही थीं। रिया चिल्लाई, ये शादी नहीं होगी। उसने हवन कुंड में रखा तेल उठा लिया और पूरे मंडप पर फेंक दिया। आग भड़क उठी। आरव ने चीख मारी। उसकी आवाज में दो आवाजें थीं, उसकी और सिया की। नंदिनी राख बनकर गिरने लगी। आरव की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। कुछ ही सेकंड में पूरा मंडप जल उठा और फिर सन्नाटा। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली आधी जली हुई थी। आंगन के बीचों बीच सिर्फ राख पड़ी थी। रिया अकेली खड़ी थी। आरव और नंदिनी दोनों गायब। गांव वालों ने माना सब खत्म हो गया, लेकिन उस रात रिया अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसे पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन। उसने आंखें खोली। आईने में इस बार सिया नहीं थी। आईने में खड़ी थी रिया खुद, लाल जोड़े में, आंखें पूरी काली। और पीछे से एक आवाज आई, अब अगली दुल्हन तुम हो। रिया आईने के सामने जड़ हो गई। आईने में उसका ही चेहरा, लाल जोड़े में, काली आंखों के साथ मुस्कुरा रहा था। अब अगली दुल्हन तुम हो। आवाज उसके कानों में नहीं, उसके दिमाग में गूंज रही थी। रिया पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। आईने वाली रिया ने धीरे धीरे अपना हाथ बाहर निकाला और असली रिया की कलाई पकड़ ली, बर्फ जैसी ठंडी पकड़। श्राप कभी खत्म नहीं होता, ये सिर्फ नई दुल्हन ढूंढता है। अचानक पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया। हवेली में फिर से शहनाई बजने लगी, लेकिन इस बार कोई मेहमान नहीं थे। पूरा आंगन खाली था। बीच में सिर्फ एक मंडप सजा था। रिया को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे आंगन की ओर खींच रही है। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। सीढ़ियों से उतरते समय उसे फुसफुसाहट सुनाई दी, हमेशा एक दुल्हन, हमेशा एक बलि। रिया समझ गई, सिया की आत्मा बदला लेकर शांत नहीं हुई थी। वो उस हवेली की दीवारों में बंध चुकी थी। जब तक उस जगह को पूरी तरह खत्म न किया जाए, श्राप चलता रहेगा। मंडप के पास पहुंचते ही उसके सामने एक दृश्य उभरा। आरव, नंदिनी, सिया तो तीन आग के घेरे में खड़े थे। उनकी आंखें अब सामान्य थीं, जैसे वो मदद मांग रहे हों। सिया की आवाज आई, मुझे यहाँ बांधा गया था। मेरी राख इस आंगन के नीचे दबाई गई है। जब तक ये हवेली रहेगी, मैं मुक्त नहीं हो सकती। रिया की आंखों में आंसू आ गए। मतलब हवेली को मिटाना होगा पूरी तरह। तब जमीन के नीचे से आग की लपटें उठने लगीं। हवेली की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। रिया ने आखिरी बार चारों ओर देखा। ये उसका घर था, उसका बचपन, उसकी यादें। लेकिन अगर ये घर जिंदा रहा तो हर पीढ़ी की एक दुल्हन मरेगी। रिया ने फैसला कर लिया। वो दौड़कर तहखाने में गई। वहाँ गैस सिलेंडर और पुराने केमिकल ड्रम रखे थे। उसने सब खोल दिए। ऊपर आंगन में लौटकर उसने माचिस जलाई। हवा में फिर वही आवाज गूंजी, अगर तुमने ये किया तो तुम भी यहीं खत्म हो जाओगी। रिया हल्का सा मुस्कुराई। कम से कम आखिरी दुल्हन मैं ही रहूंगी। उसने जलती तीली फेंक दी। एक भयानक धमाका हुआ। पूरी हवेली आग के गोले में बदल गई। गांव वाले दूर से लपटें देखते रहे। सुबह तक वहां सिर्फ राख बची थी। न हवेली, न मंडप, न कोई साया,
कहानी खत्म हो चुकी थी, या शायद नहीं। कई साल बाद उस जमीन पर एक नया रिसॉर्ट बना। नाम रखा गया सिया पैलेस। पहली ही शादी बुक हुई। दुल्हन जब मेकअप रूम में तैयार हो रही थी, उसने आईने में खुद को देखा। कुछ सेकंड के लिए उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है, लाल जोड़े में, आंखें काली, और आईने पर धीरे धीरे खून से शब्द उभरे, शादी मुबारक हो। सिया पैलेस खुले हुए सिर्फ 6 महीने हुए थे। आलीशान कमरों, चमचमाती लाइट्स और भव्य सजावट ने उस जमीन का अतीत जैसे ढक दिया था। किसी को नहीं पता था कि ये वही जगह है जहां कभी चौधरी हवेली चली थी। आज यहां पहली बड़ी शादी थी। दूल्हा कबीर, दुल्हन मेघा। रात के 11 बजे मेघा अपने ब्राइडल रूम में अकेली बैठी थी। उसने आईने में खुद को देखा। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन अचानक लाइट हल्की सी झपकी। आईने में उसकी मुस्कान गायब थी। उसके पीछे एक धुंधली आकृति खड़ी थी, लाल जोड़ा, चला हुआ चेहरा। मेघा घबरा कर पीछे मुड़ी। कोई नहीं। दरवाजे पर दस्तक हुई। कबीर था। सब ठीक है? उसने पूछा। मेघा ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। नीचे हॉल में डीजे म्यूजिक चल रहा था। जैसे ही जयमाला की रस्म शुरू हुई, स्पीकर अचानक बंद हो गए। हॉल में अजीब सी शहनाई बजने लगी। वो वही धुन थी जो सालों पहले हवेली में बजती थी। भीड़ में एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। किसी ने उसे अंदर आते नहीं देखा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो मुस्कुराई। शादी मुबारक हो। मेघा के हाथ से वरमाला गिर गई। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे धड़क रही हो। अचानक हॉल की फर्श में दरार पड़ गई। नीचे से राख उभरने लगी और राख में से धीरे धीरे एक आकृति बनी, सिया। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे खड़ी थी दर्जनों दुल्हनें, सब लाल जोड़े में, सबकी आंखें काली। सिया की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। जिस जमीन पर खून बहा हो, वहां खुशियां नहीं बसती। लोग चीखते हुए बाहर भागने लगे। कबीर ने मेघा का हाथ पकड़ा और बाहर भागना चाहा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सिया धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर नई शादी, एक नई दुल्हन। मेघा की आंखें पलटने लगीं। उसके होंठों से आवाज निकली, मैं तैयार हूं। कबीर डर से पीछे हट गया। मेघा के चेहरे पर जली हुई दरारें उभरने लगीं। हॉल की सारी लाइट्स फट गईं। कुछ सेकंड बाद पूरा सिया पैलेस आग में घिर गया। लेकिन इस बार आग सिर्फ कुछ मिनट चली, फिर सब शांत। सुबह जब पुलिस आई, रिसॉर्ट बिल्कुल सही सलामत था। ना आग का निशान, ना कोई टूटी चीज। लेकिन ब्राइडल रूम के आईने पर खून से लिखा था, यह जमीन अब मेरी है। और सीसीटीवी फुटेज में दिखा, रात 12:03 पर सारे मेहमान हॉल में नाच रहे थे। अचानक सब एक सेकंड के लिए गायब हो गए, फिर वापस आ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ एक फर्क था, वीडियो में मेघा कहीं नहीं थी। उसकी जगह लाल जोड़े में खड़ी थी एक और दुल्हन, जिसका चेहरा जला हुआ था, और उसके पीछे खड़ी थी रिया, आंखें काली, मुस्कुराती हुई।